Hello and welcome all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 27th of December. So the first news which we are going to discuss is, just wait a bit, I'm just zooming it. So first news is, concocted history led to a sense of inferiority said by our honorable प्राइम मिनिस्टर. सो जैसा हमने कल भी हमारे एनालिसिस में डिस्कस किया था कि हम हमारा फर्स्ट जो है बाल दिवस यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया. सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में बताई कि अभी हम जो अमृत काल का जो हमारा समय है, दैट इज़ फ्रॉम 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस टू 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 2047 तक का, उन सब के बारे में यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया. और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि जो हमारा कहीं ना कहीं एक माइंडसेट, एक कॉलोनियल माइंडसेट रहा है या एक कॉन्कॉक्टेड बिहेवियर रहा है कि हम जो पुरानी चीज़ें, जो अवधारणा है उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उससे हमें आगे बढ़ना और पिछले कुछ समय में हम उसकी तरफ बहुत तेजी से यहाँ पे काम कर रहे हैं. So as we can see in the photograph itself, our honorable prime minister is there. Then Manjinder Singh Sirsa, he is a former MLA from Rajori Garden in Delhi, and he is Mr. Hardeep Singh Puri, who is our Union Minister of Housing and Urban Affairs as well as Petroleum Natural Gas. So इसी के साथ साथ उन्होंने जो हमारे कंट्रीब्यूशन, जो हमारे लॉर्ड महावीरा और जो हमारे पुराने जितने भी बड़े बड़े लोगों ने जिस तरीके का बलिदान दिया हमारे देश के उत्थान के लिए, उन सबको यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है. इसी के साथ साथ जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी है उनके बारे में भी यहाँ पर बताया कि उनके जो दोनों बेटों, दैट इज साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह जी, उनके बारे में बताया कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर जो औरंगजेब मुगल एम्परर उसके खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं जो अपने धर्म के प्रति, अपने स्पिरिट के प्रति, अपने देश के प्रति जो उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन किया, वो बहुत ही यहाँ पर कमेंडेबल है. उसको, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे हाईलाइट किया है. चलिए, उसी के बाद एक और न्यूज आ जाती है, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है. दैट इज क्रिएट इन इंडिया सेज टास्क फोर्स ऑन गेमिंग एनिमेशन एंड वीएफएक्स. सो यहां पे क्या हुआ है कि सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसका कंटेक्स्ट क्या है कि इसी साल जो हमारा यूनियन बजट जो आया था 2022-2023 का, जिसको हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने यहाँ पर ये जो स्कीम है, दैट इज एवीजीसी जो स्कीम है, दैट इज एवीजीसी स्कीम के बारे में यहाँ पर बताया था कि एवीजीसी स्कीम बेसिकली होती क्या है. उसी के बारे में यहाँ पर जैसे ऑडियो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, दिस इज बेसिकली द फुल फॉर्म, राइट. तो हुआ क्या था कि जब यहाँ यूनियन बजट में भी इसका अनाउंसमेंट हुआ था, तब ये बात आई थी कि इसके लिए क्या करना चाहिए, एक सेपरेट मिनिस्ट्री यहाँ पे बनानी चाहिए, या नॉट मिनिस्ट्री, सेपरेट एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए. बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स की, ये अपने आप में बहुत बड़ी है. और जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट अगर हमें हमारे देश में करना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज है जो इसकी तरफ ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, जिस तरीके से यूएसए इज देयर, जापान इज देयर, साउथ कोरिया, ऑल जर्मनी इज देयर, ऑल दीज डेवलप्ड कंट्रीज आर वर्किंग फॉर दिस. सो इंडिया को भी एक रोबस्ट यहाँ पे पॉलिसी मैकेनिज्म यहाँ पर लाना चाहिए. एक टास्क फोर्स यहाँ पे जिस तरीके से सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो हमारे सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ INB के, दैट इज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, श्री अपूर्व चंद्रा जी, वो इसको कहीं ना कहीं हेड कर रहे हैं. ही इज बेसिकली द कर्ता धर्ता ऑफ दिस पर्टिकुलर यहाँ पे जो कमिटी सेटअप की गई है, टास्क फोर्स जो सेटअप किया गया है. और ये भी हमें पता होना चाहिए, हमें पूछा जा सकता है कि ये जो एवीजीसी सेटअप किया जा रहा है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है. सो दिस बेसिकली कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी है. सो अब आ जाती है बात कि यहाँ पे जो एवीजीसी जो टास्क फोर्स ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए. रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, कोलैबोरेशंस करना है कुछ कंट्रीज के साथ, ताकि हमारे देश के जो यूथ्स है, जो चिल्ड्रंस है, वो कहीं ना कहीं आगे इन फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी इन पे काम कर रही है, उनके साथ टाई अप कर सके, उनके वहाँ पे इंटर्नशिप कर सके. प्लस कहीं ना कहीं जो हमारा एनसीईआरटी का करिकुलम है, उसमें भी इससे रिलेटेड, एवीजीसी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें इंसर्ट किया जाए. प्लस बाकी जो अभी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें भी हम किस तरीके से और इसको काम कर सकते हैं. तो बेसिकली गवर्नमेंट इज बेसिकली, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली आइंग फॉर दिस, कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम हमारे देश में एक जो नया ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट कर सके, और बाकी देशों जो डेवलप कंट्रीज की तरफ ऑलरेडी अग्रसर है, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके साथ हाथ से हाथ मिला के हम बराबर मतलब सेम पेस पे आगे बढ़ सके. सो दैट, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इंडिया का जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन है लगभग 5% इस इंडस्ट्री में, और 2025 तक जो इसका कंट्रीब्यूशन है $40 बिलियन तक हो सकता है. तो आप
इस मैग्निफिसेंट अमाउंट से ही समझ सकते हैं कि अपने आप में ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसी वजह से गवर्नमेंट इज आइंग बेसिकली आइंग कि लगभग हर साल या लगभग 2025 तक 1.5 से 2 लाख यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। सो देयर आर सर्टेन रिकमेंडेशंस व्हिच हैव बीन मेड बाय दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर डिप्लोमेट्स है, वो भी काफ़ी इसमें रुचि ले रहे हैं और इसमें बातचीत कर रहे हैं। स्पेशली स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, जहाँ पे काफ़ी आईटी सेक्टर काफ़ी बूम है और अच्छे पेस पे यहाँ पे चल रहा है। तो वो भी एक बहुत अच्छे से इन सेक्टर्स के साथ, इन सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के साथ काम करके इस सेक्टर में बेसिकली एवीजीसी दैट इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं हम। दैट इज ब्रिंग डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑन कर्नाटका बॉर्डर अंडर सेंटर्स रूल, सेज उद्धव। सो यहां पे क्या हुआ, बेसिकली एक स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है कि जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया। और इस चीज की बात किसने की है, जो हमारे फॉर्मर सीएम रह चुके हैं यहाँ के महाराष्ट्र के, दैट इज श्री उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने इस बारे में स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। सो उनका क्या कहना है कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज है बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, उसमें डिस्प्यूट यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो क्या किया जाना चाहिए, उन डिस्प्यूटेड एरियाज को अलग से रख देना चाहिए या फिर उनको न कर्नाटका में न महाराष्ट्र में सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। तो उसके बाद पॉलिटिकल काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आए, उसके बारे में बताऊंगा। बट बेसिकली वो समझने के पहले हमें ये डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए कि बेसिकली हुआ क्या है। सो हमारे देश में क्या हुआ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 का, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे स्टेट्स को जो वहाँ की कह सकते हैं कॉमन एथनिसिटी है, जो लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड करने की बातचीत थी। और ऐसा नहीं कि पूरा फुल फ्लैज अगर आप कन्नड़ बोलते तो आपको कर्नाटका, बट जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसके बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था। फिर क्या हुआ कि काफ़ी सारे, और ऐसा नहीं कि बॉर्डरिंग डिस्प्यूट केवल महाराष्ट्र और ओनली कर्नाटका में, हमारे देश में काफ़ी सारे स्टेट्स, स्पेशली आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टेट्स में ये इश्यूज हम दिखते रहते हैं। जिस तरीके से आसाम मेघालय के बीच में, नागालैंड, तो मणिपुर, बिकॉज आसाम से ही निकल के ये सब स्टेट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर हुए। तो इसी के बाद ये जो इशू है कर्नाटका और महाराष्ट्र का, इसमें क्या हुआ कि लगभग 10 साल बाद क्या हुआ, 1966 में एक महाजन कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पर आई। जस्टिस मेहरचंद महाजन जी थे, जिन्होंने उनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी, और उन्होंने लगभग साल भर से कम, दैट मीन्स अक्टूबर 1966 में कमेटी का गठन हुआ था और अगस्त 1967, लगभग साल भर से कम समय में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दे दी थी। और उस रिपोर्ट में ये बताया था कि बेलगावी जो सिटी है वो किसके अंतर्गत आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कर्नाटका के अंडर। अब अगर बेलगावी सिटी की हम बात करते हैं, इसको पहले बेलगाम कहा जाता था, तो इस सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इस सिटी की सिचुएशन ऐसी है कि जो पूरा, अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन देखें या वो देखें तो लगभग अगर उस सिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लगभग 3 पार्ट ऐसे आते हैं जहां पे जो कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं वो है, और एक पार्ट ऐसा है जो मराठी स्पीकिंग पीपल है। तो दोनों स्टेट्स के अपने अपने क्लेम्स रहते हैं, लेकिन जब से ये महाजन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसने बोला कि नहीं, बेलगावी सिटी को तो हमें कर्नाटका के पास ही रखना चाहिए या कर्नाटका के पास ही रहना चाहिए। तो उसके बाद कर्नाटका ने तो उस पर्टिकुलर डिसीजन को बहुत यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल सही डिसीजन है, बट महाराष्ट्र ने हमेशा से उसको अपोज किया है। महाराष्ट्र का ऐसा मानना है कि बेलगावी सिटी महाराष्ट्र के अंडर में कहीं ना कहीं आनी चाहिए। सो उसी के बाद ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चलता है, और हमने देखा जब भी सरकारें यहाँ पर आती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया, इसमें कहीं ना कहीं अलग से कमिटीज भी बनाई गई, बट कुछ बड़ा सोल्यूशन यहाँ पे हमें देखने को अभी तक यहाँ पर मिला नहीं है। सो अभी फिर से ये डिस्प्यूट को वापस से यहाँ पर उठाया गया है, और इसी के अंतर्गत जो फॉर्मर सीएम है मिस्टर कुमारस्वामी, जो कर्नाटका के सीएम थे पिछली बार, तो उन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि इस तरीके के स्टेटमेंट अगर यहाँ पे एक पड़ोसी देश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिए जा रहे हैं, और हमारे जो कर्नाटका के अभी के चीफ मिनिस्टर है श्री बसवराज बोम्मई जी, वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, वो अपने आप में दर्शाता है कि वो इस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व नहीं करना चाहते। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि दोनों स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की है, तो भी दोनों के जो कह सकते हैं स्टेट लीडर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है, बसवराज बोम्मई जी ऑफ कर्नाटका एंड जो एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली, उनकी भी जो हमारे यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, उनसे बातचीत हुई है और इस इशू को रिजॉल्व करने की यहाँ पर दोनों नेताओं ने यहाँ पर बातचीत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप।
ऑन द स्टेट पेज जो अभी हमने डिस्कस किया कि फॉर्मर कर्नाटका सीएम क्रिटिसाइजेस उद्धव स्टेटमेंट्स ऑन बेलगावी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हालांकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बट कहीं ना कहीं जो इशू है कर्नाटका और महाराष्ट्र का, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने समझने की यहाँ पर कोशिश की। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एक स्कीम के बारे में, और स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे हमारे एग्जाम में, तो इसी वजह से हम इसको डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे हुआ क्या है कि प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स प्रसाद प्रोजेक्ट टू क्रिएट ए स्लीव ऑफ फैसिलिटीज एट श्री साइलम। सो श्री साइलम विच इज बेसिकली इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ पर जो है कुछ प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। सो सबसे पहले इस स्कीम के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये स्कीम बेसिकली है क्या। यहाँ पे बात हुई है प्रसाद स्कीम की, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रसाद स्कीम की अगर बात करें तो ये लॉन्च हुई थी 2014-15 में, 2014-15 में इसकी बातचीत हुई थी। और ये स्कीम क्यों आई थी कि बेसिकली जो हमारी सिटीज़ है, कुछ सिटीज़ जो हेरिटेज सिटीज़ है, उनको कहीं ना कहीं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए सभी स्टेप्स लिए जाए, इसी के रिलेटेड यहाँ पे प्रसाद स्कीम यहाँ पर आई थी। फिर उसी के बाद क्या हुआ, 2017 में इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया और स्कीम का नाम SHAD, मतलब यहाँ पे इस स्कीम में H भी इंक्लूड कर लिया गया। दैट मीन्स H स्टैंड्स फॉर हेरिटेज। सो दिस इज बेसिकली ए नेशनल मिशन ऑन प्रोजेक्ट रिजुविनेशन एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो यहाँ पे हेरिटेज को भी इंक्लूड कर लिया गया। और इसी के अंतर्गत यहाँ पे पहले एक हृदय स्कीम हुआ करती थी, जो कि 2015 में जनवरी में यहाँ पर लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत भी क्या बात थी कि 500 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस था, और उसमें लगभग हमारे देश की 12 सिटीज़ को कहीं ना कहीं चिन्हित किया था, जैसे अजमेर हो गया, अमृतसर हो गया, अमरावती हो गया इन आंध्र प्रदेश ओनली, और पुरी, पटना, इन सब सिटीज़ का जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के लिए हृदय स्कीम लाई गई थी। बट जैसे ही यहाँ पे प्रसाद स्कीम 2017 में लाई गई, तो ये हृदय स्कीम को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। तो यहाँ पे ये जो बात हुई है, ये प्रसाद स्कीम जो पहले हुआ करती थी, बट अभी इसका नाम क्या हो गया, जो हमने यहाँ पे भी समझा, हेरिटेज यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, राइट। सो इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे जो है पैसा दिया जाता है। और क्या ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? नो, दिस इज अ कंप्लीटली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कीम, जहाँ पे पूरा जो फंड होता है, पूरा जो कॉर्पस होता है, वो सेंटर के द्वारा ही यहाँ पे स्टेट्स को दिया जाता है। बट हाँ, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम दोनों साथ में करते हैं, सो दैट अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग यहाँ पर हो सके। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को या कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स देने, तो उसमें दोनों कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट साथ में यहाँ पे काम करते हैं। बट इससे कहीं ना कहीं जो हमारे हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे जो अभी की सरकार है वो काम कर रही है, इसी के लिए प्रसाद स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then we come down to editorial part. So today we'll be discussing one editorial and one opinion. So आज के editorial का जो हमारा first editorial है, उसका टाइटल है A Dismissed Review Petition and Egregious Error. So यहाँ पे क्या हुआ है कि बेसिकली ये इंसिडेंट बात कर रहा है जो रिसेंटली हमने देखा था कि जिस तरीके से जो बिल्किस बानो इंसिडेंट जो हुआ था गुजरात में, बहुत दर्दनाक इंसिडेंट था। उसके बाद जो प्रिजनर्स थे, 7 प्रिजनर्स थे जिनको 2008 में यहाँ पे जेल हो गई थी, जनवरी 2008 में, उनको क्या कर दिया गया, कहीं ना कहीं रिहा कर दिया गया बाय द गुजरात गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बिल्किस बानो जो केस है उसके बारे में हम समझेंगे, और उसी के बाद अभी जो डिसीजन यहाँ पे लिए गए उसके बारे में समझेंगे। और ऑथर ने भी यही बोला है कि ये जो कहीं ना कहीं एक स्टेप था, या कहीं ना कहीं गुजरात गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गुजरात गवर्नमेंट को कि आप इस पर कहीं ना कहीं डिसीजन लीजिए। तो इस डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन प्रिजनर्स को छोड़ा गया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक अच्छा मौका था कि कहीं ना कहीं बिल्किस बानो केस में जो है जो कन्विक्स है उनको छोड़ा ना जाए। बट कहीं ना कहीं गुजरात गवर्नमेंट ने 15 दिस अगस्त को यहाँ पे इस दिन छोड़ा। तो बेसिकली बिल्किस बानो सबसे पहले केस क्या हुआ था उसके बारे में समझते हैं, और उसी के बारे में क्रिटिसिज्म यहाँ पर जो जुडिशरी है उसको कहीं ना कहीं ऑथर ने किया। सो यहाँ पे बात क्या की गई कि बिल्किस बानो वाला जो केस था वो क्या हुआ था कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश में जो गुजरात में जो दंगे हुए थे 27 फरवरी 2002 को जो दंगे हुए थे, उसके बाद गुजरात की सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, स्पेशली कुछ स्टेट्स में काफ़ी लोग इधर उधर जा रहे थे और भाग रहे थे तो जान बचाने के लिए। तो
उसके नेक्स्ट डे 28 फरवरी को बिल्किस बानो जो दाहोद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी गुजरात के, तो वो वहाँ से भाग के छपरवाड़ डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे। और 3 मार्च को बेसिकली इंसिडेंट हुआ। लगभग 18 to 20 पीपल वर देयर। उन्होंने जो बिल्किस बानो, उनकी फैमिली और उनके साथ जो लोग थे, उनके ऊपर अटैक किया। और इवन जो बिल्किस बानो जो उस समय 21 ईयर्स ओल्ड की थी, 21 ईयर्स की थी, उनके साथ वहाँ पे गैंग रेप हुआ। और उसी के बाद लगभग 3 घंटे तक वो उनको होश नहीं आया। फिर फाइनली कुछ ट्राइबल पीपल थे, उनसे उन्होंने कपड़े लिए और देन फाइनली शी वेंट टू द लोकल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। बट वहाँ पे क्या हुआ, जो पुलिस स्टेशन में भी जो वहाँ पे जो पर्सन मौजूद थे, कांस्टेबल मौजूद थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पूरा जो कहीं ना कहीं केस था उसको रफा दफा करने की कोशिश की, या उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाना था, चाहिए था उस समय, वो नहीं लिया गया। फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सीबीआई तक बात आई, फिर एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसमें पिक्चर में आ गया। तो उसके बाद धीरे धीरे सीबीआई ने जिस तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि 1 जनवरी, जैसे मैंने आपको बताया, 2008 को इन प्रिजनर्स को, बिकॉज देयर वर नियरली 18 to 20 कन्विक्ट्स, बट केवल 11 ही कन्विक्ट्स ऐसे थे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप सिद्ध हो पाया था। बाकी के 7 से 8 लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था, इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया था उस समय। फिर क्या हुआ था, रिलीज मतलब उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 11 लोगों को ही वहाँ पे अरेस्ट किया गया था। तो उन लोगों को जब अरेस्ट किया गया तो क्या हुआ था कि 14 साल मतलब आजीवन कारावास था। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा कि इस तरीके का बताया गया है कि 14 साल तक अगर किसी की सज़ा है, और स्पेशली अगर कुछ बड़ा दिन आता है, तो हम काफ़ी बार देखते हैं कि कुछ प्रिजनर्स को यहाँ पे छोड़ा जाता है, स्पेशली कोई ट्रांसजेंडर है या कोई वुमेन है और कोई मैन है जो काफ़ी समय से जेल में थे। तो उसी के बाद क्या हुआ कि मई में बेसिकली यहाँ पर डिसीजन आया और इसको रिव्यू करने की यहाँ पर बातचीत हुई। और बेसिकली हुआ क्या था कि इसमें से एक जो पिटिशनर थे, दैट इज राधेश्याम शाह, इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की कि हमने 14 साल से ज़्यादा की सज़ा, लगभग 15 साल 7 महीने की सज़ा यहाँ पर काट ली है, तो हमें यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटिशन कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो आता है प्रिजन वाला मामला, वो 7th शेड्यूल में आता है, वो कहीं ना कहीं स्टेट के अंडर में आता है, तो वो गुजरात गवर्नमेंट को दिया। और गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, ना केवल राधेश्याम शाह जो कन्विक्ट थे उनको छोड़ा, बट उनके साथ साथ जो 10 लोग और थे उन सबको भी, जो बिल्किस बानो के गैंगरेप केस में इन्वॉल्व थे, उन सबको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं छोड़ दिया। तो उसी के बाद ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती गई, और इसीलिए ऑथर ने बोला कि ये एक अच्छा मौका था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को रिव्यू करे और कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन लिया है उसको वापस ले। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नहीं दिया गया। उन्होंने कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 32 को यहाँ पे साइड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला आर्टिकल, प्लस पुराने कुछ केसेस को भी यहाँ पर साइड किया। और अल्टीमेटली ऑथर का ये मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर डिसीजन लिया गया है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, और बहुत ही वॉसिफेरस केस ये कहीं ना कहीं था, बट जो डिसीजन आया उसकी वजह से जो उससे कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया वो अपने आप में सही नहीं था। ये कहीं ना कहीं ऑथर ने पूरे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बताने की यहाँ पर कोशिश की है बाय साइटिंग सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। चलिए देन हम आ जाते हैं यहाँ पे एक ओपिनियन पे। इस ओपिनियन बिकॉज इसके बारे में हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आज इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। सो व्हाट द टाइटल इज, पावर रोलर कोस्टर द माउस्ट यूएमएल आर बैक टू शेयरिंग पावर डिस्पाइट नॉट विनिंग द मैंडेट। सो यहाँ पे नेपाल पॉलिटिक्स की बात हुई, तो हमने कल भी डिस्कस किया था, और नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब है, राइट। तो है ही नहीं, कहने का मतलब हर कुछ समय में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं वहाँ पे, और सरकारें बदलती रहती है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जिस तरीके से नवंबर में इलेक्शंस हुए बट कोई किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि नेपाल में 275 असेंबली सीट्स है, 275 असेंबली सीट्स है, और जिन्होंने 32 सीट जीती है, दैट इज पुष्प कुमार दहल प्रचंडा, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए। और जो सबसे बड़ी पार्टी है नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउबा की, वो यहाँ पे बिकॉज जब चुनाव लड़ा गया था बेसिकली नेपाल में 3 बड़ी बड़ी पार्टीज है। पहली पार्टी जो है दैट इज पुष्प कुमार दहल की जो प्रचंडा पार्टी है, दैट इज माउस सेंटर, सीपीएन माउस सेंटर। सेकंड जो पार्टी है सीपीएम यूडीएल, दैट इज जो केपी शर्मा ओली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके नेपाल के, वो, और एक जो पार्टी नेपाली कांग्रेस जो है शेर बहादुर देउबा। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जब चुनाव लड़ा गया था तो शेर बहादुर देउबा और पुष्प कुमार दहल ने साथ में चुनाव लड़ा था। बट बेसिकली हुआ क्या वहाँ पे कि जब यहाँ पे सीट्स आई तो सबसे कम सीट्स पुष्प कुमार दहल की आई, दैट इज 32 सीट्स। बट उनकी अपेक्षा ऐसी थी, उनकी इच्छा ऐसी थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो शेर बहादुर देउबा जी का मानना था कि सबसे ज़्यादा सीट्स तो हमारी आई है, राइट, लगभग 90, मोर देन 90 सीट्स, तो मेजोरिटी मतलब लोगों का मैंडेट तो हमारे साथ है। बट आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि
इलेक्शन, और इलेक्शन हमने साथ में लड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले 2016-17 में सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ था केपी शर्मा ओली और प्रचंडा जी के बारे में 2.5 साल का, उसके बाद वो सरकार गिर गई थी, तो वैसी ही सिचुएशन अब यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे फिर से जो पॉलिटिकल पहले साथ में थे, बाद में राइवल हो गए, जिन्होंने साथ में चुनाव नहीं लड़ा, अब फिर से साथ में आ गए, और पुष्प कुमार दहल जी यहाँ पर 2.5 साल के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे, और उसके 2.5 साल, बिकॉज 5 साल का टेन्योर रहता है, आने वाला जो उसके बाद वाला 2.5 साल का टेन्योर रहेगा, वहाँ पे फिर से केपी शर्मा ओली जी यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सो अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो नेपाल की पॉलिटिक्स से बहुत यहाँ पे मतलब फर्क पड़ता है, रीजन बीइंग स्पेशली जिस तरीके से हमारा बॉर्डरिंग स्टेट्स है, और जिस तरीके से चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत है, और यहाँ पे भी अभी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल यहाँ पर है, और चाइना का किस तरीके से कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहता है वो हमें ऑलरेडी पता है। बट पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, जो पहले जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उन्हीं के समय में, उन्हीं के कार्यकाल में जब वो उत्तराखंड वाला इशू हुआ था, दैट इज अबाउट लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा, जो हमारे एग्जाम में भी आया था 2020 में, तो उसी से रिलेटेड एक पैसेज भी था। तो उसी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो केपी शर्मा ओली का हमेशा से स्टैंड कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट में रहा है, वो हमने काफ़ी बार देखा है स्पेशली, और उनकी क्लोजनेस हमेशा से चाइना के साथ रही है। बट जो शेर बहादुर देववा जो फॉर्मर पीएम थे, उनके हालांकि रिलेशन इंडिया से काफ़ी बेटर। तो अब फिर से एक नई सरकार का आना, जिसमें केपी शर्मा ओली भी कोलिशन में है, तो इंडिया के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। बट हाँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे जो पुष्प कुमार दहल जी, प्रचंडा जी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। चलिए देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, देन कम्स टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर बात की गई है कि हमने देखा था 2 साल पहले 2020 में नवंबर में जो इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे यूएस में, उसके बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है यूएस के मिस्टर जो बाइडेन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, तो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप उस समय जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि इसमें तो यहाँ पे फ्रॉड किया गया है, सरकार ने गलत तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई, बहुत सारे यहाँ पर आरोप लगाए थे। तो उसके बाद कुछ समय तक बहुत क्लैरिटी नहीं थी, तो फाइनली क्या हुआ था, कुछ स्पीचेस भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा दी गई थी उस समय, तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं वो ऐसी स्पीच थी जो कहीं ना कहीं भड़काऊ स्पीचेस थी। तो उसी के बाद हमने देखा कि कुछ जगह ऐसे देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और अल्टीमेटली 5th और स्पेशली 6th ऑफ जनवरी को यहाँ पर क्या हुआ कि इवन जो प्रोटेस्टर्स थे, आर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, वो कहाँ पे आ गए, इवन जो यूएस की कैपिटल हिल है वहाँ पे अंदर तक आ गए। तो उसी के बाद वो एक अल्टीमेटली देखा जाए तो बहुत, और इवन लोग वहाँ पे अंदर आ चुके थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसी के बाद जब से इंसिडेंट हुआ उसके बाद अप्रैल मई में यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी लगभग 15-17 महीने से वहाँ पे काम कर रही थी, और इस कमेटी का जो टेन्योर है वो भी लगभग अगले महीने दैट इज 7th ऑफ जनवरी को यहाँ पर समाप्त हो रहा था। तो इस कमेटी ने यहाँ पर बताया कि ये जो पूरी स्थिति यहाँ पर हुई है, इस कमेटी ने रेकमेंड किया या ये आदेश दिया कि यूएस के जो फॉर्मर उस समय के प्रेसिडेंट थे श्री मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं के द्वारा ये किया गया, और उसी की वजह से इतना प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, और उसी की वजह से लगभग 140 लोग घायल हो गए, लगभग 5 से 6 लोगों की उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में यहाँ पर जान चली गई। तो इस पे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएस के जो मिस्टर ट्रंप, तो उनका भी स्टेटमेंट आया कि कोई कमिटी की रिपोर्ट दैट कांट डिस्क्वालीफाई मी फ्रॉम कंटेस्टिंग इन द अपकमिंग इलेक्शन जो 2024 में होने, और उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी जो कहीं ना कहीं मंशा जाहिर कर दी है कि मैं आने वाले समय में फिर से 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, वहाँ पे मैं जो है रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ पर कैंडिडेट रहूँगा। तो ये पूरा यहाँ पर इंसिडेंट यहाँ पर चल रहा है दोनों देशों के इस पर्टिकुलर इशू के बीच में कि जो यूएस कैपिटल हिल में यहाँ पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। ओके, देन G20 for our examination point of view is quite important. तो G20 definitely we can see in our upcoming examination कि हम इससे रिलेटेड एक पैसेज देखें। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि Zelensky speaks to Modi about G20 thanks India for aid and UN support. So यहाँ पे क्या हुआ है कि G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करता हूँ 1999 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई उसके बाद G20 समिट यहाँ पर होना स्टार्ट हुई, और इसमें दुनिया के सबसे बड़े 20 देश कहीं ना कहीं आते हैं, और इसमें इंडिया भी एक मेंबर है। तो पहली बार
बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया G20 का यहाँ पर मेंबर है और G20 की बहुत सारी मीटिंग्स होती है। अभी पिछले जो G20 की मीटिंग हमने देखा था इंडोनेशिया में यहाँ पर हुई थी लास्ट मंथ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया 1 दिसंबर से G20 का प्रेसिडेंट बन चुका है। 1 साल तक हमारे पास इसकी मेंबरशिप रहेगी और लगभग अगले साल 2023 में सितंबर में ये जो है फाइनल मीट यहाँ पर न्यू दिल्ली में होगी। और इंडिया ने काफ़ी सारी लोकेशंस, फर्स्ट लोकेशन उदयपुर आ चुकी है, गांधीनगर में इसका रिसेंटली हमने देखा था श्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसका लोगो अनवील किया गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट्स की तैयारी करी, इवन लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में काफ़ी जगह मतलब इसकी जो मीटिंग्स है यहाँ पर होगी। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की, उन दोनों के बीच में फ़ोन पे बातचीत हुई है। और हालांकि कोई ऑफिशियल उनको इन्विटेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि इंडिया में आपको G20 की समिट में आना है, बट यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इसकी जानकारी दी कि मेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई और G20 के बारे में हमने डिस्कस किया। और जो 10 पॉइंट रूल्स जो इंडोनेशिया में जो समिट थी उसमें जो डिस्कस हुआ था उसके बारे में भी रिआइटरेट यहाँ पे मिस्टर जेलेंस्की ने किया है। बट इंडिया की साइड से भी ये प्रॉपर्ली आ चुका है कि हमने किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई इनविटेशन यहाँ पे नहीं दिया। और हमें पता होना चाहिए कि रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे आ सकते हैं, ये जो समिट यहाँ पे है इंडिया में। और इंडिया चूंकि यहाँ पे G20 के साथ साथ अगले साल SCO का भी कहीं ना कहीं चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, तो अगले साल हम देख सकते हैं क्योंकि SCO में चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है। तो यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है उसमें भी इंडिया आ सकते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि इन अपकमिंग टाइम्स ये कैसे ये जो बड़े इश्यूज चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन इशू और बाकी जो इश्यूज चल रहे हैं सभी देशों के, इसमें US और चाइना की राइवलरी जो चल रही है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर सॉर्ट होगी है, किस तरीके से इंडिया उसमें मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। देन ऑन द न्यूज सेक्शन, नेशन वाइड मॉक ड्रिल ऑन कोविड-19 टू बी हेल्ड टुडे। सो यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से चाइना में यहाँ पे स्थिति खराब होने की मतलब ऑलरेडी यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी सारे केसेज आ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो ऑलरेडी यहाँ पर साइड कर दिया कि चाइना की स्थिति इतनी खराब है कि आने वाले लगभग 3 से 4 महीने अप्रैल तक हम देख सकते हैं कि चाइना की लगभग 80 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो इससे कोविड से इन्फेक्टेड हो सकती है और लगभग 1 मिलियन पीपल, लगभग 10 लाख लोगों की यहाँ पर जान जा सकती है। सो उसी के बाद यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे बहुत मतलब स्विफ्टली एजाइल मैनर में यहाँ पर कहीं ना कहीं काम करने की शुरुआत करी और कुछ मीटिंग्स हुई हेल्थ ऑफिशियल्स की और इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहीं ना कहीं एड्रेस किया। तो उन सब में यहाँ पे जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है होम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के श्री मनसुख एस मंडाविया जी, उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बताया कि हम कहीं ना कहीं एक मॉक ड्रिल हमने स्टार्ट करी है और उसकी शुरुआत कर दी है आज से। उसमें क्या होगा कि हम सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में जायजा लेंगे कि ऑक्सीजन की, मास्क की और वैक्सीनेशन की सभी चीज़ों की, जिस तरीके से हमने कोविड जो एक महामारी है उसमें किस तरीके से हम कोप अप कर सके और जो सिचुएशन अगर हमारे देश में आने वाले समय में केसेस आते हैं तो उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें, उसके लिए एक मॉक ड्रिल जो एक वेलकमिंग मूव है बिकॉज कीपिंग इन माइंड द केसेस आर इंक्रीजिंग इन लॉट ऑफ कंट्रीज। तो इसी की वजह से यहाँ पे स्टेप लिया गया है। देन वी कम डाउन टू द वर्ल्ड सेक्शन। सो वर्ल्ड सेक्शन में हमने इस न्यूज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ा, दैट इज प्रचंडा sworn in as Nepal PM faces tough task of running alliance। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया और इसमें हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरीके से जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ में यहाँ पर चुनाव लड़ा था, अब वो दोनों ने तो किनारा कर लिया, वो दोनों साथ में नहीं है, दैट इज नेपाली कांग्रेस और CPN-UL माउस सेंटर जो इनकी पार्टी है प्रचंडा जी की। बट यहाँ पे जो पॉलिटिकल राइवल थे मतलब CPN दिस MC दैट इज माउस्ट वाले और UML वाले, बोथ द लीडर्स दैट इज KP शर्मा ओली और प्रचंडा जी, ये दोनों साथ में आ चुके हैं और फिर से वो सीट शेयरिंग का वैसा ही हुआ है कि 2.5 साल आप प्रधानमंत्री रहिए और 2.5 साल मैं प्रधानमंत्री यहाँ पर रहूँगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया इट्स गोइंग टू बी टफ टास्क फॉर रनिंग अलायंस बिकॉज इसमें ना केवल ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज है बट छोटी छोटी 3 से 4 पार्टीज और है जिसके किसी के 20 सीट से, किसी की 5 सीट से, किसी की 8 सीट से। तो छोटे छोटे पार्टनर्स को खुश रखना और एक पूरे देश को चलाना, सरकार चलाना, वो अपने आप में बहुत टिपिकल यहाँ पर हो जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर इस न्यूज़ में बताया गया है दैट 2 ऑनरेबल जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं प्रचंडा जी, उन्होंने यहाँ पर शपथ ले ली है बट जो पूरी सरकार चलाना उनके लिए दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज शी जिनपिंग अर्जेस ऑफिशियल्स टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट लाइव्स एज चाइना बैटल्स कोविड वेव। सो यहाँ पे फाइनली यहाँ पर जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया है कि हम जो
हमें और ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पे सख्ती से लेने चाहिए सो दैट जो कि कोविड के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं उसकी तरफ हम काम कर सकें। अभी तक हमने देखा था कि चाइना की तरफ से या चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऑफिशियल बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आया था, बट ये फाइनली यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया गया। और चाइना की स्थिति हमने पहले भी डिस्कस करी कि जिस तरीके से जीरो कोविड पॉलिसी, जिसको चाइना हमेशा से क्लेम करता है कि दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और हमने किस तरीके से यहाँ पर कोविड को कर्व किया, बट फाइनली अभी जिस तरीके से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला रिसेंटली, जीरो कोविड पॉलिसी मतलब फॉलो करने के बाद भी ये कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे थे, तो जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट शी जिनपिंग, उसको देखते हुए उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब धीरे धीरे हमको रिलैक्सेशन देना, और रिलैक्सेशन जैसे से देना स्टार्ट किया, केसेस और बढ़ने लग गए। और स्पेशली इन सब का रीज़न ये भी है कि चाइना ने कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाया, और उसी का कहीं ना कहीं रिपरकशन है। और चाइना ने अपनी जो वैक्सीन है कोरोना वैक और साइनोवैक, उसको सबसे अच्छा वैक्सीन बताया कि सबसे बेस्ट वैक्सीन है, बट उसकी अगर एफिकेसी देखें दैट इज़ नियरली अबाउट 30%। और वही अगर हम इंडिया में बात करते हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के लिए काफ़ी सारी वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, काफ़ी सारी वैक्सीन इवन बच्चों के लिए, और अब तो हमारे देश में नेजल वैक्सीन भी आ रही है। तो ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस, और उसी की वजह से हमने हमारे देश में कोविड को काफ़ी हद तक यहाँ पे रोकने में हम लोग कामयाब रहे। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया है और चाइना की तरफ से ऑलरेडी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो एक एस्टिमेट आया है बाय द यूएस ऑफिशियल की आने वाले समय में चाइना की स्थिति और ख़राब होगी, और उसी को देखते हुए बाकी देशों को भी सतर्क रहना चाहिए। तो इसीलिए जो 80 करोड़ पॉपुलेशन इन्फेक्ट अगर हो जाएगी, लगभग 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और लगभग 1 मिलियन डेथ्स की यहाँ पर ऑलरेडी घोषणा कर दी है, मतलब एक अनुमान लगाया है। तो उससे कहीं ना कहीं ना केवल चाइना में बल्कि समूचे जहां, मतलब सभी देशों में, वर्ल्ड में एक कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है कि क्या पता फिर से जो हमने 2 साल पहले की सिचुएशन जो देखी थी, 2.5 साल पहले कोविड की, वही सिचुएशन क्या वापस तो नहीं आ रही। क्योंकि उस समय भी जो केसेस स्टार्ट हुए थे वो चाइना से ही स्टार्ट हुए थे लगभग नवंबर 2019 में, और उसके बाद हमने देखा था मार्च 2020 में हमारे देश में पहला लॉकडाउन यहाँ पर लगा था। देन द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज यूक्रेन एम्स फॉर फेब्रुअरी पीस मीट एट यूनाइटेड नेशंस, सेज मिनिस्टर। सो यहाँ पे यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पे हमारे देश में जो मीटिंग, वन सेकेंड, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग यहाँ पर होनी है इन फरवरी मंथ, और जिसको चेयर यहाँ पे जो हमारे यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जी यहाँ पर करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो इशू चल रहा है दोनों देशों के बीच में, बिकॉज लगभग यहाँ पे 10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, और 24 फरवरी को ये 2022 इसी साल ये जो इशू स्टार्ट हुआ था बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीडिएशन करके इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस जो है, जो हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल है, वो इसमें एक मीडिएशन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी तक हमें पता होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन की साइड से दोनों देशों के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी कोई ऑफिशियल यहाँ पर बातचीत नहीं हुई है, और उन दोनों की एक टेबल पर अगर बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलने के चांसेस बनते हैं। बट अभी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। बट यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का ऐसा मानना है कि अगर यहाँ पे जो एंटोनियो गुटेरेस है, वो कहीं ना कहीं मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस अगर इसमें कहीं ना कहीं मीडिएशन करेंगे फरवरी में, तो कोशिश की जा सकती है कि इस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सके। सो दिस वॉज द नेक्स्ट इज द बिजनेस न्यूज, बट इन टूडेज न्यूज़पेपर I didn't find any news which is important from our examination point of view as far as economy section is concerned. So that's all from my side. Thanks for watching. Thank you so much.